नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का बड़ा पुनर्गठन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी बने नए चेयरमैन। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में सेना, नेवी, एयरफोर्स के दिग्गज नजर आएंगे। आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अहम भूमिका मिली है। सुरक्षा नीति में नया नेतृत्व, रणनीतिक अनुभव की मजबूत टीम देखने को मिली है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। इस बार बोर्ड की कमान दी गई है पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को, जिन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बोर्ड में तीनों सेनाओं से सेनावृत्ति वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। एयर मार्शल पीएम सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, इनके अलावा भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। 7 सदस्यीय इस नई टीम को लेकर के देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा हलचलें तेज है और माना जा रहा है कि बोर्ड इसका अनुभव भी साझा करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को सीधी एडवाइजरी देते हुए अपने सामाजिक प्रयासों को मजबूती से प्रस्तुत किया है। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा कि कोई मिशन अधिक दूर नहीं है और ये साफ कर दिया है कि किसी भी चुनौती का सामना तो वहीं भारत के खिलाफ मरियम नवाज की गीदड़ भभकी भी सामने आई है। आपको बताते हुए चले कि मरियम नवाज ने परमाणु बम के हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये मरियम की तरफ से कहना है। पंजाब पाक की सीएम है मरियम नवाज और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भारत को चुनौती दे दी है। भारत को चुनौती देते हुए पंजाब की मुख्यमंत्री नजर आई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री ने भारत के खिलाफ जो गीदड़ भभकी दी है वो बेहद ही शर्मनाक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। बीती देर शाम हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट दे दी है। पीएम ने स्पष्ट किया है कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सेना टारगेट, समय और कार्रवाई का तरीका खुद तय कर सकती है। वहीं बुधवार सुबह प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ये बैठक पहलगाम हमले के बाद दूसरी सीसीएस बैठक है। इसके तुरंत बाद सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फिर अधिक आर्थिक मामलों की समिति और अंत में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक की श्रृंखला साफ संकेत देती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े कदम की तैयारी में है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के इरादे साफ हैं कि आतंक और आतंकी दोनों को जड़ों से सफाया किया जाएगा। इसलिए मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब फैसलों पर फाइनल मुहर का वक्त आ गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी 4 बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं और ये बैठकें पाकिस्तान को लेकर बेहद अहम मानी जा रही हैं। इन बैठकों पर पूरे देश की नजर है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सबसे पहले कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक हुई है और इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक हुई। बता दें कि इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इस बैठक में संसद से जुड़े रणनीतिक
और राजनीतिक निर्णयों पर गहन चर्चा की जाती है। माना जा सकता है कि सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक समर्थन और संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बैठक में कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की बैठक श्रृंखला में अगली महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की होगी। यह बैठक आर्थिक मोर्चे पर फैसले लेने के लिए आयोजित की जाती है ताकि पाकिस्तान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से निपटा जा सके। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया है कि सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े और भारत के विदेश नीति लक्ष्यों को भी प्राथमिकता दी जा सके। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री, योजना आयोग के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार भाग लेते हैं। आर्थिक मामलों की समिति के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद भारत की व्यापारिक गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध प्रभावित न हो। साथ ही वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा CCEA यह भी तय करेगा कि सुरक्षा मोर्चे पर फैसलों के साथ साथ घरेलू आर्थिक योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाए ताकि नागरिकों के जीवन पर कोई प्रतिकूल असर न हो। इस प्रकार CCEA की बैठक भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। CCEA की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की पूर्व बैठक होगी। यह बैठक सुरक्षा मामलों की बैठक श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक हिस्सा होगी। बता दें कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें देश की भविष्यवर्ती रणनीतियों पर अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। यह बैठक विशेष रूप से भारत के पाकिस्तान के खिलाफ संभावित कदमों को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री जैसे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद होते हैं। इस बैठक में सेना और सुरक्षा बलों के लिए जरूरी संसाधनों के आवंटन, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर उठाए जाने वाले कदम और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर भी विचार किया जाता है। यह बैठक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक निर्णयों को परिभाषित करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस बैठक के परिणाम भारत की सुरक्षा रणनीति को नई दिशा देने का होता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर रणनीति पर इन बैठकों में फाइनल मुहर लग सकती है। इसका संकेत पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आगे देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बढ़ते जा रहे हैं। कब क्या होगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत ने जिस युद्ध की शुरुआत की है उसे अगर पूरी तरह धरातल पर लागू करने में सफल होती है तो पूरा पाकिस्तान भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत द्वारा उठाए गए कदम के बाद पाकिस्तान के नेता और वहां पल रहे आतंकवादी इस कदर परेशान नजर आ रहे हैं कि कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की धमकी तक दे रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी होगा, किसके पास कितना हथियार है, कौन ज्यादा समय तक मैदान में टिका रह सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर विश्लेषण लेकर के हम आए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत हर क्षेत्र में पाक पर भारी।
पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत से मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन आतंक का सहारा लेकर भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहा है। 3 जंग लड़ी, सभी में मिली हार। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में 3 जंग लड़ी हैं और तीनों बार भारतीय सेना ने पड़ोसी देश को धूल चटा दी है। भारतीय जांबाजों ने दिखाया अपना शौर्य। इसके अलावा पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी भारतीय जांबाजों ने अपना शौर्य दिखाया है। तनाव फिर चरम पर पहुंच चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। किसके पास कितनी सैन्य ताकत है? ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है। लगातार गिर रही है पाकिस्तान की रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था। 2024 में वह फिसलकर 9वें स्थान पर पहुंचा और 2025 में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो चुका है। क्या है किसी देश की ताकत मापने का तरीका? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFP में किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर होती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है, उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। यानी कि 0 का स्कोर सबसे शानदार माना जाता है। इसके बाद जैसे जैसे यह स्कोर बढ़ता रहता है, वैसे ही देशों की ताकत कम मानी जाने लगती है। इन देशों को यह स्कोर उनकी सेनाओं के संख्या बल, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक लाने ले जाने की क्षमताएं, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के आधार पर दिया जाता है। दोनों देशों का रक्षा बजट। भारत का रक्षा बजट तब और अब 1947 से 1968 के बीच 52.74 करोड़ रुपए और 2023 से 2014 के बीच 2.3 लाख करोड़, 2024 से 2025 के बीच 4.54 लाख करोड़। अगर दोनों देशों के रक्षा बजट की बात की जाए तो भी पाकिस्तान काफी पीछे है। भारत का रक्षा बजट 2025 से 2026 में 6.8 लाख करोड़, करीब 69 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.5% से ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान का बजट 2,281 अरब रुपए है, जिसमें इस साल 7.39% की बढ़ोतरी की गई है। संख्या बल में कितना अंतर है भारत वर्सेस पाकिस्तान? 144 करोड़ आबादी, 25.23 करोड़, 14,55,550 सक्रिय सैन्य बल, 6,54,000, 52.27 करोड़ सेवा के लिए उपयुक्त, 8.98 करोड़, 11,55,000 रिजर्व सैन्य बल, 5,50,000, 25,27,000 अर्धसैनिक बल, 5 लाख। पाकिस्तान के मुकाबले कहां खड़ा है भारत? भारत की स्थिति बेहतर। पड़ोसी पाकिस्तान के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है। सैन्य बलों से लेकर रक्षा बजट तक भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी बढ़त बना रखी है। थल सेना के मामले में भारत ने अपनी ताकत को काफी बढ़ा लिया। भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी ठहरता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा वायुसेना की ताकत में भी पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। नौसेना में शामिल हथियारों और ताकत की बात की जाए तो अभी तक पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। थल सेना के हथियार, भारत के हथियार और पाकिस्तान के हथियार: 4201 टैंक, 2627, 1,48,554 बख्तरबंद वाहन, 17,516, 100 तोपें, 662, 3975 भारी तोपें, 2629, 264 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर, 600। संख्या बल में कितना अंतर है भारत वर्सेस पाकिस्तान? 14,55,550 सक्रिय सैन्य बल भारत के पास है। वहीं बात की जाए पाकिस्तान की तो 6,54,000 सैन्य बल है। भारत के पास 14,55,500 सक्रिय सैनिक है।
संख्या बल में कितना अंतर है भारत वर्सेस पाकिस्तान? 11,55,000 रिजर्व सैन्य बल भारत के पास है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 5,50,000 कुल सैन्य बल है, जबकि भारत के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है। संख्या बल में कितना अंतर है भारत वर्सेस पाकिस्तान? 14,55,550 सक्रिय सैन्य बल, 6,54,000 पाकिस्तान के पास सैन्य बल है, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैनिक बल है। संख्या बल में कितना अंतर भारत वर्सेस पाकिस्तान? 11,55,000 रिजर्व सैन्य बल, वहीं 5,50,000, जबकि 5,50,000 रिजर्व सैनिक है। संख्या बल में कितना अंतर है भारत वर्सेस पाकिस्तान? 25,27,000 अर्धसैनिक बल, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख कुल। पैरामिलिट्री फोर्स का आंकड़ा देखें तो भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है। संख्या बल में कितना अंतर है भारत वर्सेस पाकिस्तान? 25,27,000 अर्धसैनिक बल, 5 लाख, वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। थल सेना के हथियार भारत हथियार पाकिस्तान: 4201 टैंक, 2627, जबकि पाकिस्तान के पास 26,027 है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस हाईटेक वाहन भी हैं। थल सेना के हथियार भारत पाकिस्तान: थल सेना के हथियार 1,48,554 बख्तरबंद वाहन, 17,516, वहीं पाकिस्तान के पास 17,516 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यानी पाकिस्तान इस मामले में भी भारत से पीछे है। भारत के पास बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में धूल चटा चुकी हैं। किसकी वायु सेना कितनी ताकतवर? 2,229 एयरक्राफ्ट 1,399, 513 फाइटर जेट 328, 130 अटैक एयरक्राफ्ट 90, 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 64, 74 विशेष मिशन 27, 6 एरियल टैंकर 4, 899 हेलीकॉप्टर 373, 80 अटैक हेलीकॉप्टर 57। किसकी वायु सेना कितनी ताकतवर? 2,229 एयरक्राफ्ट 1,399, 513 फाइटर जेट 328। किसकी वायु सेना कितनी ताकतवर? 2,229 एयरक्राफ्ट 1,399, 513 फाइटर जेट 328। वहीं पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट सहित कुल 1,399 विमान हैं। किसकी वायु सेना कितनी ताकतवर है? भारत हथियार पाकिस्तान: 899 हेलीकॉप्टर 373। हेलीकॉप्टरों के मामले में भारत आगे है। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 373 है। किसकी वायु सेना कितनी ताकतवर है? भारत हथियार पाकिस्तान: 80 अटैक हेलीकॉप्टर 57। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 57 है। भारत की वायु सेना में राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30, MKI मिराज 2000, MiG-29 फाइटर जेट हैं, जो ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस हैं। पाकिस्तान के पास JF-17, थंडर A-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं। नौसेना की ताकत भारत हथियार पाकिस्तान: 293 नौसैन्य बेड़े 121, 2 विमान वाहक पोत 0 हेलो कैरियर्स 0, 18 सबमरीन 8, 13 डिस्ट्रॉयर 0, 14 फ्रिगेट 9, 18 कॉरवेट 9, 135 गश्ती जहाज 59, 0 बारूदी सुरंग 3। भारत की नौसेना के आगे पाकिस्तान की नौसेना बेहद ही कमजोर नजर आती है, फिर चाहे वह युद्धपोतों की बात हो या फिर पनडुब्बियों की। नौसेना की ताकत भारत हथियार पाकिस्तान: 293 नौसैन्य बेड़े 121, 18 सबमरीन 8। भारत के पास कुल 293 नौसैनिक जहाज हैं, 18 पनडुब्बियां हैं, वहीं पाकिस्तान में करीब 121 नौसैनिक जहाज और 8 पनडुब्बियां हैं। नौसेना की ताकत भारत हथियार पाकिस्तान: 2 विमान वाहक पोत 0। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। नौसेना की ताकत भारत हथियार पाकिस्तान: 13 डिस्ट्रॉयर 0, वहीं भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास
एक भी नहीं है। साफ है, हर मोर्चे पर भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, चाहे वो सेना का आकार हो, हथियारों की गुणवत्ता हो या युद्ध कौशल। तो आंकड़ों से यह साफ है कि युद्ध के मैदान में भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, मगर भारत ने हमेशा शांति को तरजीह ही दी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान कब तक उकसावे की नीति पर चलता है। भारत तैयार है, मगर भारत जंग कभी नहीं चाहता। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1 से 2 मई को प्रधानमंत्री का 3 राज्यों का मेगा टूर है। मुंबई में वेव समिट का पीएम करेंगे उद्घाटन। केरल को मिलेगा देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और साथ ही आपको बताते हुए चले, अमरावती में करीब 58,000 करोड़ की परियोजनाओं की लॉन्चिंग होगी। भारत पहली बार वैश्विक मीडिया वार्ता की मेजबानी भी करने जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुंबई में पीएम वेव्स यानी कि विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में साथ ही भारत की पहली बार वैश्विक मीडिया वार्ता की मेजबानी करेगा, जिसमें लगभग 25 देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री केरल के विजिनजाम बंदरगाह पहुंचेंगे और देश के पहले समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पोर्ट भारत की समुद्री क्षमताओं को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पीएम 58,000 करोड़ रुपए के अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए रुख अब हरियाणा की ओर, जहां से एक तीखा राजनीतिक बयान सामने आया है। हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने अंबाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी अधिकारियों और सेना को अपने विवेक से काम करने का मौका देते हैं। यही वजह है कि देश की सुरक्षा को लेकर आज हर भारतीय को भरोसा है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय सेना कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाती है। हमारे जवान किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जवाब जरूर मिलेगा और ऐसा मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस बयान के साथ ही अनिल विज ने यह भी संकेत दिए कि देश की सुरक्षा एजेंसियां और सेनाएं अब कार्रवाई के मूड में हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। मोदी जी सब अधिकारियों को अपने विवेक के साथ काम करने का मौका देते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सेना को भी अपने विवेक के साथ कार्रवाई करने का मौका दिया है। और देखना सेना कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाती है, ये सारा विश्व देखेगा। मोदी जी का अब रुख संभल की ओर, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा बहजोई में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन और प्रबुद्ध सभा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और आतंकवाद पर कड़ा रुख दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अब आतंकवादियों की नरक यात्रा शुरू हो चुकी है और जल्द ही वे जहन्नुम में होंगे। इस बयान में दिनेश शर्मा ने आतंक के खिलाफ सरकार की निर्णायक नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल एक आम इंसान नहीं, महामानव है। उनके नेतृत्व में देश धारा 370, 35A और समापित CAA कानून की 3 तलाक पर ऐतिहासिक फैसले और वक्फ कानून में संशोधन जैसे कई असंभव कार्य पूरे किए हैं। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। उसकी आर्थिक नाकेबंदी इतनी जबरदस्त है कि अब उसके टुकड़े होना तय है। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर वाराणसी से है, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा अखिलेश यादव और अंबेडकर की साझा तस्वीर लगाई गई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की है और कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सपा बाबा साहेब की छवि का बार बार राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है।
और वहीं लखनऊ में आज एक पोस्टर को लेकर के सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा नेताओं ने एक पोस्टर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर काटकर उसकी जगह अपनी तस्वीर लगाई है। केशव मौर्य ने इस हरकत को अक्षम्य अपराध बताया है। अखिलेश यादव से तत्काल माफी की मांग की गई है। उन्होंने लिखा कि ये बाबा साहेब और उनके करोड़ों अनुयायियों का अपमान है। डिप्टी सीएम ने यह भी दावा किया कि इस पोस्टर ने सपा के फर्जी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का असली चेहरा उजागर कर दिया है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने आज से एक नया अध्याय शुरू किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे विवेक फंसलाकर की जगह लेंगे जो आज रिटायर हो रहे हैं। देवेन भारती महाराष्ट्र पुलिस में लंबे समय से अपनी सख्त छवि और जांच क्षमताओं के लिए जाने जाते रहे हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।